इनकलाबी के साथ मैं हूँ शाहिद नज़ीर चौधरी। पाकिस्तान की फ़िल्मों का एक सुनहरी दौर था 1950 से लेकर 1970 तक का अगर देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त फ़िल्में बना करती थीं और उन फ़िल्मों की जो जितनी भी मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी वो भी खुद भी एक तारीख़ बन गई थी। नीलो बेगम अपने किरदार में, अपनी खूबियों में, अपने मिज़ाज में सबसे अलग थीं और उनकी अपनी एक पहचान थी। उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे फ़साने और बहुत सारे ऐसे वाक़या तो हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम भी होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या सुनाने लगा हूँ जो अदाकार दर्पण से मंसूब है। दर्पण और नीलो बेगम के दरमियान बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बड़ी अच्छी दोस्ती थी और दोनों की केमिस्ट्री जो थी बहुत ज़्यादा मिला करती थी। फ़िल्मों में ख़ास तौर पर जिस फ़िल्म में भी ये दोनों अदाकार होते थे, वो फ़िल्म कामयाब हो जाया करती थी। और उन दिनों जब ये फ़िल्म बंजारा जिसके डायरेक्टर थे हसन तारक, इस फ़िल्म में तो हीरो थे, कमाल थे, लेकिन बंजारा ने ऐसी फ़िल्म थी जिसने पाकिस्तान की तारीख़ में नीलो बेगम की एक अलग से ही पहचान करवाई थी। बड़ा बोल्ड किस्म का, बड़ा अनोखा किस्म का उनका इसमें रक़्स भी था, जिसके बाद उनकी शोहरत हो गई थी। लेकिन फ़िल्म की रिलीज़ से पहले जो एक वाक़या हुआ था, वो वाक़या आपको सुनाने लगा हूँ कि दर्पण साहब जो थे, वो एक तरह से पॉसेसिव भी हो गए थे। लेकिन नीलो बेगम की इज़्ज़त के लिए वो बहुत आगे तक जाने पर तैयार हो जाते थे। किसी को सेट पर जब दर्पण होते तो नीलो बेगम के साथ किसी को बदतमीज़ी करने की भी अगर कोई कोशिश भी करता, तो वो मुमकिन नहीं होता था। फ़िल्म शूटिंग हो रही थी तो दर्पण साहब सेट पर चले गए। नीलो बेगम भी उस वक़्त रेस्ट के मूड में थी, दोनों बातें कर रहे थे कि थोड़ी देर बाद कुछ गुंडा-नुमा लोग उनके पास आ गए। और ये उस दौर में नीलो बेगम पर बहुत सारे लोग अपना हक भी जताने की कोशिश किया करते थे, ब्लैकमेल भी करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन नीलो बेगम बड़ी जुर्रतमंद और बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी। नीलो बेगम को पता था कि ये क्यों आए हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जो फ़िल्मी दुनिया की जितनी भी एक्ट्रेसेस हुआ करती थीं और जो खुद को और जिनके बारे में गुमान किया जाता था कि इनके वाली वारिस जो हैं वो ज़रा कमज़ोर हैं, तो वो उनके साथ कोई ना कोई ऐसी बात या हरकत करते या उनको अपनी किसी निजी महफ़िल में लेकर जाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि नीलो बेगम ये इस कदर एक मज़बूत औरत हैं। नीलो बेगम ने चूँकि उस वक़्त अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था और उनको बहुत सारे लोग इस वजह से भी ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वो बड़ी मज़बूत औरत थीं। हीरो अपने तौर पर जितनी भी कोशिश करते रहते, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होते थे और नीलो ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। नीलो बेगम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको और सुनाऊँगा। मेरे मेंटोर अली सुफ़ियान आफ़ाक़ी नीलो बेगम के बारे में बहुत कुछ लिखा है, वो मैं बातें आपको अलग से सुनाऊँगा। लेकिन ये जो वाक़या है, इसमें ऐसा हुआ कि वहाँ पर चूँकि दर्पण भी मौजूद थे और वो जो गुंडे जो थे, वो नीलो बेगम के किसी ख़ास बंदे के ज़रिए से उन बातें करवा रहे थे कि नीलो बेगम को हमने लेकर जाना है, लेकिन नीलो बेगम ने इनकार कर दिया हुआ था कि ये मुमकिन नहीं है। लिहाज़ा वो कहने लगे हमने तो टोकन दिया हुआ है, हम जाएँगे और नीलो को खुद उठा के ले आएँगे। लिहाज़ा वो अपना शौक पूरा करने के लिए आए, लेकिन बदकिस्मती उनकी ये थी कि आगे दर्पण मौजूद थे। दर्पण साहब और संतोष कुमार साहब ये बड़े शुरफ़ा किस्म के जो हीरो थे, उनमें शुमार होते थे, बड़े नरम मिज़ाज किस्म। लेकिन इनका गुस्सा बहुत कम लोगों ने देखा था कि ये जब गुस्से में आते तो फिर क्या करते थे। दर्पण साहब ने उन्हें बड़े प्यार से, मुहज़्ज़ब से, लखनवी अंदाज़ में, अदबी अंदाज़ में, शायराना अंदाज़ में प्यार से उनको समझाने की कोशिश की, नरम अंदाज़ में कि किसी तरह से ये चले जाएँ, लेकिन वो अड़ गए, वो जाने पर तैयार नहीं थे। दर्पण साहब का कहते हैं कि जो दिमाग जो था वो घूम गया, उनके अंदर का एक गबरू जवान जो है वो बेदार हो गया और उन्होंने उनमें से एक बंदे का डंडा जो था उसे छीन लिया और उसके बाद उन्होंने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। उस दिन कहते हैं कि तमाशा देखने वालों ने बहुत देखा कि दर्पण साहब ने ऐसे लाठी चलाई, ऐसे लठ चलाई, कुछ या तो फ़िल्मों में ऐसे मनाज़र लोगों ने देखे होते हैं, लेकिन दर्पण साहब ने उन सबको धो के रख दिया और नीलो बेगम ने ये भी देखा कि वो आगे-आगे भाग रहे थे और दर्पण साहब उनके पीछे-पीछे भागते हुए, हर कोई फिर उनको बचाने की भी कोशिश करता, उनमें से ज़ख्मी भी हुए, लेकिन दर्पण साहब को काबू करना बड़ा मुश्किल हो गया। खुद नीलो ने उनके आगे हाथ जोड़-जोड़ कर रोकती रही कि शाहजी रुक जाएँ, छोड़ दें, रहने दें, मर जाएँगे। लेकिन दर्पण साहब जो थे चंगाड़ रहे थे और धाड़ रहे थे और उन्होंने मार-मार के उनको धो दिया। सिर्फ़ यहाँ पर इक्तफ़ा नहीं किया, उन्होंने इशारा किया अपने ख़ास बंदों को कि पुलिस को बुलाओ और फिर उन्होंने पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। दर्पण साहब से फिर आफ़ाक़ी साहब ने एक दिन पूछा कि यार कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि आप इस तरह से बेबाकी से, इस तरह से लठ जो थी वो चलाएँगे, जो डाँग आपने जिस तरह से फेरी है इन गुंडों को, इसकी क्या वजह है? कहाँ से आपने ये सीखी? पाकिस्तान की किसी फ़िल्म के अंदर तो कभी आपने ऐसे आज़मा के नहीं देखा। तो उन्होंने ये बताया कि जब मैं इंडिया में गया था, वहाँ पर भी मुझे इसको लठ चलाने का मौका मिला था। मुझे एक फ़िल्म में वहाँ पर
یہ لٹھ چلانے کا موقع ملا تھا، جس کے بعد میں نے تربیت حاصل کر لی تھی، لیکن جو کہ پاکستان میں ابھی ایسے حالات نہیں ہیں کہ مجھے ایکشن ہیرو کے طور پر قبول کیا جائے، تو لہٰذا میں نے بھی اس پر کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن انڈیا وہ فلم تو مکمل بن نہیں سکی تھی، جس کے بعد درپن صاحب تو پاکستان واپس آ گئے تھے، لیکن یہ ایک ایسا فن تھا درپن صاحب کے پاس، لیکن جو بہت کم لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس دن جب پورے اسٹوڈیو کو یہ پتہ چل گیا کہ درپن صاحب جو لاٹھی چلانا بڑا خوب جانتے ہیں، تو بڑے بڑے جتنے بھی اس دور کے ایکشن ہیرو بھی ہوا کرتے تھے، وہ دب کر پھر درپن صاحب سے رہا کرتے تھے کہ ان کی شرافت کا اپنا خوف، ان کے مہذب ہونے کا اپنا خوف احترام، مگر اگر یہ غصے میں آ گئے تو بہت بری طرح ماریں گے اور دوڑا دوڑا کے ماریں گے۔